हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है क्विनोलिन। ये स्ट्रक्चर है क्विनोलिन का। हम क्विनोलिन के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी सिंथेसिस कैसे सिंथेसाइज करेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब नेचर कैसा है इसका, बेसिक है, एसिडिक है, या फिर इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं और वो किस पोजीशन पर होती हैं। ये सारे टॉपिक्स करेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्विनोलिन के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं। क्विनोलिन क्या है, इसमें बेंजीन रिंग कंडेंस हो रखी है विद पिरिडीन रिंग। First point is benzene ring is condensed with pyridine ring. Condensed with pyridine ring. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें, पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, जो हमने पिरिडीन का स्ट्रक्चर किया था, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी है। नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, इसलिए वो इस जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्योर जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वही उसी के इलेक्ट्रॉन इस डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो टोटल 5 पाई बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन सर्कल रूल को फॉलो करते हैं। प्लेनर कंपाउंड है, बेंजीन रिंग भी प्लेनर है, पिरिडीन भी प्लेनर है, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल कंपाउंड प्लेनर हो गया। कॉन्टिन्यू कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो कहीं भी कॉन्जुगेशन में ब्रेक नहीं है। ऑल द 5 डबल बॉन्ड्स आर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। तो कॉन्टिन्यू कॉन्जुगेशन, और इसी वजह से ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। दैट्स वाई क्विनोलिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये थी इसके बारे में बेसिक सी बातें कि एरोमेटिक कैसे है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका, कॉन्टिन्यू कंजुगेशन में है, इसीलिए एरोमेटिक है। और ये तो स्ट्रक्चर के लिए हमें ध्यान में रखना होगा कि इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग, पहले बेंजीन रिंग है वो कंडेंस हो रखी है विद पिरिडीन रिंग, या बेंजीन और पिरिडीन रिंग आपस में कंडेंस होके क्विनोलिन बना रही है। अब हम इसकी सिंथेसिस ही करते हैं, मेन ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे। इसको सिंथेसाइज कैसे करेंगे, तो इसकी जो सिंथेसिस कर रहे हैं हम, उसका नाम है द स्कैर्प सिंथेसिस। द स्कैर्प सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल हम लेंगे एनिलीन का। एनिलीन हम सभी जानते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है, इसे हम एनिलीन बोलते हैं। नेक्स्ट हम एक मॉलिक्यूल लेंगे ग्लिसरॉल, जिसमें 3 कार्बन्स होंगे और तीनों के ऊपर ही एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हम लेंगे इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक और कंपाउंड लेंगे जो है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, जब इन सभी कंपाउंड्स को हम हीट करते हैं तो ये क्विनोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं क्विनोलिन, वो बनेगा। यहाँ से एक मॉलिक्यूल फिर से एनिलीन का भी बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। अब अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, एनिलीन को हम रिएक्टेंट साइड भी लेके चले हैं और एनिलीन हमने प्रोडक्ट में भी दिखा दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल सेम हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में शो कर रहे हैं, तो ये हमें इसके मैकेनिज्म से पता चलेगा। एक्चुअल में ये जो एनिलीन का मॉलिक्यूल हमने लिया है, ये जो पिरिडीन रिंग बन रही है इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और जो नाइट्रोबेंजीन लिया है ये रिड्यूस होके एनिलीन में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। नाइट्रोबेंजीन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसका मतलब दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो ये रिड्यूस होके एनिलीन में कन्वर्ट होता है। जब ये रिएक्शन मतलब एक ही स्टेप में तो होगी नहीं, इतने सारे रिएक्टेंट हमने लिए हैं, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऐसा बनता है कि जिसको हमें ऑक्सीडाइजेशन की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीडाइज होके क्विनोलिन में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट हमारा जो होगा उसको नाइट्रोबेंजीन ऑक्सीडाइज करके क्विनोलिन में कन्वर्ट करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा एनिलीन में।
तो यहाँ से ये मत सोचना कि ये एनिलीन यहाँ भी है तो यहाँ कैसे आ गई। ये जो स्टार्टिंग में एनिलीन ली है ये वाली रिंग बनाने में यूज हो चुकी है और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाया रिड्यूस होके। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग हमें नाम से ही पता लग रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जहाँ भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकल सकते हैं तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं और इजीली वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को ये बाहर निकाल देता है। इसी वजह से सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज़ करेंगे, हम इसमें डाइल्यूट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें इन चारों रिएक्टेंट्स में जो ग्लिसरॉल है यहाँ पे क्या है, 3 एडजेसेंट कार्बन्स हैं और तीनों के ऊपर ही एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इजीली बाहर निकल सकता है। तो सबसे पहले कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लिसरॉल आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ से ये सल्फ्यूरिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के इसको एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है जिसका नाम है एक्रोलिन। फिर एक्रोलिन की और एनिलीन की रिएक्शन होती है, वो एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होना होता है, मतलब जो बिना ऑक्सीडाइज हुए क्यूनोलिन में कन्वर्ट नहीं होता। ये मान लो कि क्यूनोलिन की रिड्यूस फॉर्म बन जाती है। तो एनिलीन और यहाँ इन दोनों से जो कंपाउंड बना है एक्रोलिन, वो आपस में रिएक्ट करके क्यूनोलिन की ही रिड्यूस फॉर्म बनाते हैं और जब हम उसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं विद नाइट्रोबेंजीन तो वो क्यूनोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं, मैकेनिज्म में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे क्या है। बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम ग्लिसरॉल और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। ग्लिसरॉल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और बाकी के दोनों कार्बन्स के ऊपर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर। अगर नॉर्मल हम इसकी नेमिंग देखें, फंक्शनल ग्रुप को हम फर्स्ट नंबर देंगे 1 2 3, तो ये क्या है, प्रोप 3 कार्बन्स हो गई, 2 इन एल, एल्डिहाइड का एल आ गया और इसका कॉमन नेम होता है एक्रोलिन। दोनों में से आपका जो मन करे वो आप यूज कर लेना। तो ग्लिसरॉल और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से एक्रोलिन बन गया है। अब एक्रोलिन की रिएक्शन होगी एनिलीन के साथ। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ एक्रोलिन विद एनिलीन। ये है एनिलीन, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे। इस कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं। एक्रोलिन और एनिलीन की रिएक्शन कैसे होगी, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह इसको मिलेगी वहाँ पर अटैक होगा। अगर यहाँ पर हम देखें ये वाला कार्बन है, इसके पास क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, हम इसी को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन मानते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज भी है कि इसके साथ क्या है, कंजुगेशन में एक और डबल बॉन्ड है। तो इस बार जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, बल्कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ अटैक होगा इसका। नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ होगी, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए। तो यहाँ से क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये है NH2। नाइट्रोजन ने अपना जो लोन पेयर है ये इस कार्बन को दे दिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ है नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन या ये मान लो कि एक प्रोटॉन हम इस ऑक्सीजन के साथ दिखा देंगे, तो यहाँ से बन गया NH और ये हो गया OH, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाएंगे।
इसके साथ NH। अगर दो अलग अलग डिफरेंट स्टेप में आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। पहले हम यहाँ पर NH2 पॉजिटिव दिखा देंगे इधर, O नेगेटिव, और सेकंड स्टेप में यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल के ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देंगे। मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ, आपकी मर्जी है आप एक स्टेप में करते हो या अलग अलग स्टेप्स में करते हो। ये CH2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या है CH, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड था अब वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया। इस कार्बन के बाद में क्या है, कार्बोनिल वाला कार्बन C, जिसके साथ है हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये कार्बन हमने लिखा। अब इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होके क्या आ गया, इधर डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, ये वाले, ये बन गया है। बेंजीन रिंग में जितने भी डबल बॉन्ड्स थे वो हम लगा देते हैं एज इट इज। अब यहाँ पर क्या होगा, टोटोमराइजेशन होगा। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है और डबल बॉन्ड भी है, तो यहाँ से टोटोमराइजेशन में क्या होगा, ये जो हाइड्राइड आयन है यहाँ से H नेगेटिव आयन निकलेगा। हाइड्राइड आयन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर से कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और टोटोमराइजेशन को हम शो करेंगे डबल हेडेड इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हम शो करेंगे इसे। तो अब देखो इसके अंदर क्या क्या हुआ है। बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं है, ये NH आ गया इधर, CH2, इसके बाद है CH पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया तो ये भी क्या बन गया, CH2। इसके बाद है नेक्स्ट कार्बन जिसके साथ है कार्बोनिल ग्रुप, और ये अब हम इसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे। एसिड तो है ही हमारे पास रिएक्शन मिक्सर में, हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। तो H पॉजिटिव आयन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को ले लेगा और OH पॉजिटिव बना देगा। NH CH2, ये दूसरा वाला CH2, ये कार्बोनिल कार्बन जिसके साथ है ऑक्सीजन, और अब एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया इस प्रोटॉन को। इधर एक हाइड्रोजन भी है और ये हमने किया। अब यहाँ पर देखो इस प्रोटोनेशन का क्या बेनिफिट है। ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो पहले से ही है क्योंकि कार्बोनिल का इससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऐड है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉन ऐड हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने की कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा हो गई है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी इंक्रीज हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है इसके पास। तो बेंजीन रिंग जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी अब इसमें, उसका अटैक इसके लिए और भी ज़्यादा रीडली अटैक होगा, मतलब इजीली अटैक हो जाएगा। जैसे कार्बन की डेफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है और भी ज़्यादा, वैसे ही बेंजीन रिंग से हम एक पाई बॉन्ड का यहाँ पर अटैक दिखा देंगे और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, ये इधर से 6 मेंबर रिंग बन गई और कार्बन के साथ इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। ये नाइट्रोजन, बाकी सब कुछ हम एज इट इज रखेंगे। CH2 दो ग्रुप हैं। इधर ये कार्बन, ये वाला कार्बन है, इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग हो गई है। ये 2 पाई बॉन्ड्स तो हमने एज इट इज रखे हैं। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया था। अब ब्रेक होने से क्या होगा, इस कार्बन की तो बॉन्डिंग होगी लेकिन इस कार्बन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। अब बेंजीन रिंग में जैसे ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसका एरोमेटिसिटी भी खत्म होगी। अभी अपनी एरोमेटिसिटी को वापस अटेन करने के लिए क्या करेगी, एक H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगी। जैसे यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, वापस से बेंजीन रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन हो जाएगा। यहाँ पर एक H पॉजिटिव, इस स्टेप में क्या था, हमने H पॉजिटिव आयन को ऐड किया था, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन या एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। बेंजीन रिंग फिर से एरोमेटिक है। इधर NH और इस कार्बन के साथ ऐड है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये कंपाउंड बन गए हमारे पास। अब क्या होगा, देखो यहाँ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इधर एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो सभी कार्बन्स के ऊपर ही है, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या दिखाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया,
इधर पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पर थे। अब इसमें टोटल कितने पाई बॉन्ड्स की और ज़रूरत है हमें क्यूनोलिन बनाने के लिए? यहाँ पर एक बॉन्ड चाहिए। तो इसके लिए अब लास्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन जैसे ही हम यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन ऐड करेंगे तो वो यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स को बाहर निकाल देगी, एक नाइट्रोजन के पास से और एक इस कार्बन के पास से, और इधर आ गया एक पाई बॉन्ड, और नाइट्रोबेंजीन खुद कन्वर्ट हो जाएगी एनिलीन में, और हमारा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था क्यूनोलिन ये बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इधर पहले से ही था क्यूनोलिन। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म। एक बार फिर से बता देती हूँ। पहला स्टेप तो सिंपल ही था, जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाई थी और उसे अक्रोलिन बना था, ये वाला कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, अक्रोलिन और एनिलीन की आपस में रिएक्शन हुई। ये वाला इनके बीच में जो रिएक्शन है ये 1,4 एडिशन रिएक्शन है। 1,4 एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब तो कि ऐड हो रहा है, जहाँ भी पाई बॉन्ड्स होते हैं अगर वो उनके साथ में कुछ ऐड होके वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड डबल में, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उधर हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं उनको। तो यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन तो ऐड हुआ है इस कार्बन के साथ और हाइड्रोजन ऐड हुआ है ऑक्सीजन के साथ। अगर इनमें हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो एक एटम फोर्थ के साथ ऐड हुआ है और दूसरा ग्रुप एक जो एटम है या एक ग्रुप है वो फर्स्ट एटम के साथ ऐड हुआ है और दूसरा फोर्थ के साथ, इसीलिए हम इसे बोलते हैं 1,4 एडिशन रिएक्शन। अगर डायरेक्ट इसकी एनिलीन की बॉन्डिंग, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ होती तो नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड होता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो 1 2 एडजेसेंट एटम्स के ऊपर ही एडिशन हुआ, इसको हम 1 2 एडिशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट एडिशन ना होके 1,4 एडिशन हो रहा है। तो जैसे 1,4 एडिशन हुआ हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर टोटोमराइजेशन, यहाँ हम दिखाएंगे टोटोमराइजेशन। जैसे टोटोमराइजेशन हुआ इधर कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज आ गया, फिर से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब प्रोटॉन को ऐड करेंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड इधर अटैक कर देगा, यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, तो ये फिर से एरोमेटिसिटी में आ गई है यहाँ पर। अब इधर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के एक पाई बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट पाई बॉन्ड के लिए हम नाइट्रोबेंजीन को यूज करेंगे। ये थी इसकी सिंथेसिस। अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस करते हैं डिस्कस। रिएक्शंस में सबसे पहले हम इसका नेचर डिस्कस करते हैं कि ये एसिडिक है, बेसिक है, या फिर क्या है। बेसिसिटी चेक करेंगे हम इसकी। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर कहीं भी इस रेजोनेंस में तो इंक्लूड है नहीं, तो ये लोन पेयर क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, H पॉजिटिव है या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ये उसके साथ इजीली बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए जैसे पिरिडिन क्या था, बेसिक था इन नेचर, वैसे ही क्यूनोलिन भी क्या है, बेसिक होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोटॉन को देके इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बन जाता है कंपाउंड। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्यूनोलिन क्या है, बेसिक होता है। ये एसिड के साथ या फिर अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ ये रिएक्शन कर लेता है अपने लोन पेयर के थ्रू, और इसी वजह से क्या है, ये बेसिक है। और इसकी जो बेसिसिटी है वो लगभग एनिलीन के इक्वल है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर साथ में NH2 ग्रुप, तो ये उसके सिमिलर ही इसकी बेसिसिटी होती है। अब हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो भी पिरिडिन में रिएक्शंस होती थी वही वाली सेम रिएक्शंस करेंगे इसके अंदर भी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो यहाँ पे 2 रिंग्स हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगी, ये भी मेन एक मतलब वो क्वेश्चन होता है कि कौन से कार्बन पर हम इसका अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाएंगे। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबरिंग देंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते चलेंगे। जो फ्यूज्ड कार्बन है उनको कोई नंबरिंग नहीं देंगे।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो होती हैं कार्बन 5th और 8th पर। 5th और 8th दोनों ही कार्बन बेंजीन रिंग के ऊपर हैं, इसका मतलब पिरिडीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं हो रही हैं। ये चीज़ें जब हमने पिरिडीन की रिएक्शंस की थी उस टाइम में बताया था कि पिरिडीन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। नाइट्रोजन यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर हम कंपेरिजन करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को थोड़े से अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। इसी वजह से इन कार्बन्स के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। और जब इनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इसी वजह से बेंजीन रिंग और पिरिडीन में अगर हम कंपैरिजन करें, बेंजीन रिंग में सभी कार्बन्स ही हैं, तो यहाँ पर सभी ऑल द कार्बन एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है। लेकिन अगर हम पिरिडीन में बात करें, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और कार्बन्स के ऊपर कम होती है। इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का अटैक क्विनोलिन में बेंजीन रिंग के ऊपर होता है, ना कि पिरिडीन रिंग के ऊपर। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी वो 5th और 8th दोनों कार्बन्स के ऊपर अटैक होगा, लेकिन अलग अलग, ये नहीं कि डाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनेंगे, लेकिन 5th और 8th पर दोनों ही इक्वल अमाउंट में होगा। जैसे हम फर्स्ट ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन करवा लेते हैं। अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं इसका, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। एक में 5th कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा होगा 5 ब्रोमो क्विनोलिन, और एक में 8th कार्बन के ऊपर लगा होगा 5 ब्रोमो क्विनोलिन प्लस 8 ब्रोमो क्विनोलिन, दोनों बनेंगे। इसमें अगर हम ये नॉर्मल रिएक्शन करवाते हैं, हाईली एसिडिक कंडीशंस में ये वाली रिएक्शन करवाएंगे हम, तो प्रोडक्ट बनेगा 5 ब्रोमो क्विनोलिन एंड 8 ब्रोमो क्विनोलिन। अगर हम इसकी जो रिएक्शन कंडीशंस हैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो पिरिडीन रिंग है इसके ऊपर भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो वो 5th और 8th कार्बन पर ही होंगी। अगर ब्रोमिनेशन के केस में हम इसका वेपर फेज ब्रोमिनेशन करवाते हैं, मतलब वेपर फॉर्म में हम ये रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 3 ब्रोमो क्विनोलिन ब्रोमिनेशन। अगर वेपर फेज ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट होगा हमारे पास 3 ब्रोमो क्विनोलिन, जिसमें थर्ड कार्बन कौन सा है, 1 2 3, ये वाला कार्बन है पिरिडीन रिंग के ऊपर, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करवाते हैं एट 775 केल्विन टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर करवाएंगे तो हमारे पास 2 ब्रोमो क्विनोलिन बनेगा। तो देखो पिरिडीन के ऊपर भी अटैक हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल का, बस कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। अगर वेपर फेज ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो थर्ड कार्बन पर होगा, अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं 775 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर तो 2 ब्रोमो क्विनोलिन बनेगा। फर्स्ट नंबरिंग तो नाइट्रोजन को ही देंगे, 2 ब्रोमो क्विनोलिन यहाँ पे लग जाएगा। ये थी ब्रोमिनेशन इसकी। नॉर्मल ब्रोमिनेशन में 5 ब्रोमो और 8 ब्रोमो, अगर वेपर फेज करवाते हैं 3 ब्रोमो, और अगर 775 केल्विन पर करवाते हैं तो 2 ब्रोमो क्विनोलिन बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम करवाते हैं नाइट्रेशन, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रेशन करवाते हैं तो 5 नाइट्रो और 8 नाइट्रो प्रोडक्ट्स ही बनेंगे। अगर कंडीशंस को चेंज करते हैं तो फिर प्रोडक्ट भी हमारा चेंज हो जाएगा। क्विनोलिन इसका हम नाइट्रेशन करवाते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड लेंगे दोनों ही, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनेंगे 5 नाइट्रो एनिलीन, मैं फिर से गलत बोल गई हूँ, 5 नाइट्रो क्विनोलिन।
और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 8 नाइट्रोक्विनोलिन। 8 कार्बन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, ये दोनों बनेंगे। अगर हम इसमें कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम एसिटिक अनहाइड्राइड लेते हैं, नाइट्रिक एसिड को सेम रखेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 3 नाइट्रो एनिलीन। सॉरी, फिर से गलत बोल गई हूँ, 3 नाइट्रोक्विनोलिन। ये एनिलीन और क्विनोलिन सेम से नाम होते हैं, लेकिन जैसे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आप लोगों को वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। 3 नाइट्रोक्विनोलिन। नेक्स्ट रिएक्शन हम करवाएंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, क्विनोलिन की अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो वही सेम है, 5th और 8th कार्बन के ऊपर ये वाली रिएक्शन होगी। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सल्फोनेशन करवाते हैं, तो मेन ग्रुप लास्ट में जो वर्ड हम यूज करते हैं वो इस सब्स्टिट्यूएंट को लेके चलते हैं, मतलब सल्फोनिक एसिड वर्ड यूज करते हैं। तो ये है 5th कार्बन, इसके साथ लग जाएगा सल्फोनिक एसिड ग्रुप और इसको हम बोलेंगे क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड। सेम क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड, एट्थ कार्बन के ऊपर भी सल्फोनिक एसिड ग्रुप। पहले हम कंपाउंड का नाम लेंगे, क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनेशन में क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड और क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड ग्रुप बन गए हैं। और इस क्विनोलिन के अंदर सिर्फ यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अगर पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी की थी, इस कंपाउंड में भी पिरिडीन है, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी और उनका जो मेन अटैकिंग साइट होगी वो पिरिडीन रिंग के ऊपर ही होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो जो रीजन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पिरिडीन रिंग के ऊपर ना होने का था, वही सेम रीजन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पिरिडीन रिंग के ऊपर होंगे। अगर दोनों का बेंजीन और पिरिडीन रिंग के कार्बन्स पर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो पिरिडीन रिंग में जो कार्बन्स है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ज़्यादा यहाँ पर है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का अटैक यहाँ होगा। और जैसे पिरिडीन में भी हमने किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती थी 2nd कार्बन के ऊपर, यहाँ भी 2nd कार्बन पर ही होंगे। तो एक जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसका नाम पता आप लोग सुन चुके हो पहले भी, चीची-बेबिन रिएक्शन, वही रिएक्शन होगी इसमें भी। चीची-बेबिन रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो सोडामाइड लेते हैं या सोडियम अमाइड NaNH2, NH2 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड के साथ ऐड हो जाएगा, और साथ में लेते हैं लिक्विड अमोनिया। सेकेंड कार्बन पर यहाँ का जो यहाँ से हाइड्राइड आयन रिप्लेस हो जाएगा अमाइड आयन से, तो 2 अमीनो क्विनोलिन। सेम अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी अल्काइल लिथियम के साथ, जैसे ब्यूटाइल लिथियम ही लेते आ रहे हैं हम, तो इस बार भी ब्यूटाइल लिथियम ही ले लेते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पिरिडीन रिंग में भी क्या हो गया था, ये जो ब्यूटाइल रिंग है, सॉरी ये जो ब्यूटाइल चेन है ये ऐड हो गई थी इसके साथ।
बाकी जो भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, जैसे इंडोल में या फिर पायरोल फ्यूरान थायोपिन में, वहाँ पर अगर हमने ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन की थी तो लिथियम ऐड हुआ था एज ए इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन पिरिडीन और जिसमें पिरिडीन रिंग होती है उन कंपाउंड्स में से, पिरिडीन में भी और क्यूनोलिन में भी, दोनों में पिरिडीन रिंग है तो सेम ही रिएक्शंस होंगे। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा C4H9, ये R नेगेटिव है, ये ऐड हो जाएगा। अटैकिंग साइट सेम रहेगी, सेकंड कार्बन यहाँ पर आ गया C4H9, ये बाहर निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, सेकंड कार्बन पर ही है 2-ब्यूटाइल क्यूनोलिन। ये थी क्यूनोलिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सिमिलरली वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर हम क्यूनोलिन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसकी बेंजीन रिंग ब्रेक हो जाती है। पिरिडीन रिंग एज इट इज रहेगी, बेंजीन रिंग यहाँ से ऐड थी, यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएंगे। और अब ये तो पिरिडीन है, फर्स्ट नंबर हम नाइट्रोजन को देंगे, उसके बाद जिधर भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये सेकंड कार्बन हो गया और ये थर्ड कार्बन, तो इसका नाम हो गया 2,3 या फिर पिरिडीन 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे। पिरिडीन 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो सेकंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एज इट इज रहेगा थर्ड कार्बन वाला, और सेकंड से CO2 बाहर निकल गई। और अब जो कंपाउंड बना है इसका नाम होता है निकोटिनिक एसिड। या फिर सिंपल बोल सकते हैं पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड या निकोटिनिक एसिड। तो ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम इसकी रिडक्शन रिएक्शन और देखते हैं कि जब हम क्यूनोलिन को रिड्यूस करवाते हैं और रिडक्शन में कंडीशंस भी कौन सी कंडीशंस यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं बिच रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेते हैं हम। अगर इसका बिच रिडक्शन करवाते हैं तो सिर्फ एक ही बॉन्ड रिड्यूस होता है, जो ये वाला बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन का, ये वाला बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और बाकी सारे बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन आ गई है, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड हुई है। जब रिंग बनाते हैं तो अलग से हाइड्रोजन हमें शो करने की जरूरत नहीं होती। तो देखो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ ऐड हुए हैं, फर्स्ट एटम नाइट्रोजन के ऊपर और सेकंड कार्बन के ऊपर। तो इसका नाम हो गया 1,2 डाई हाइड्रोक्विनोलिन। नेक्स्ट अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में भी पार्शियली रिड्यूस ही होती है, फुल्ली रिड्यूस नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये दोनों डबल बॉन्ड्स ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब देखो हाइड्रोजन्स कहाँ कहाँ ऐड हुई है, फर्स्ट नाइट्रोजन के ऊपर, सेकंड इस कार्बन पर, थर्ड और फोर्थ, टोटल 4 हाइड्रोजन्स ऐड हुई हैं। तो 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन। अब रह गया है इसका कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन में कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, अब तक तो याद हो गया होगा आप लोगों को, बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं। कैटालिटिक रिडक्शन, इसमें हाइड्रोजन लेते हैं और प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। जब इसकी कैटालिटिक रिडक्शन करवाते हैं तो ये फुल्ली रिड्यूस हो जाती है, जितने भी डबल बॉन्ड्स थे सभी सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कंपाउंड बनता है।
अब देखो टोटल हाइड्रोजन्स कितने ऐड हुए हैं। फर्स्ट नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 डबल बॉन्ड्स थे तो ऑब्वियसली 10 हाइड्रोजन्स ऐड हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे डेका हाइड्रोक्विनोलिन। तो ये थी इसकी रिएक्शंस, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शंस थी। पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हमने। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ हुई थी, बेंजीन रिंग के ऊपर हुई थी, क्योंकि बेंजीन में जो कार्बन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पिरिडीन रिंग। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की सेम रीजन था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन्स के ऊपर कम है पिरिडीन रिंग में, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पिरिडीन रिंग के ऊपर हुई। जब हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो निकोटिनिक एसिड बना, बेंजीन रिंग ब्रेक होकर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गई थी। उसके बाद हमने रिडक्शन करवाया। रिडक्शन में टोटल 3 मतलब अगर हम अलग अलग कंडीशंस को यूज़ करते हैं तो रिडक्शन में प्रोडक्ट भी अलग अलग बनते हैं। अगर हम ब्रिज रिडक्शन करवाते हैं, सोडियम और लिक्विड NH3 को एज ए रिड्यूसिंग रिएजेंट हम यूज़ करते हैं तो इसको ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ करते हैं, इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट हम यूज़ करेंगे तो 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन ही बनेगा। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रख लेना कि इसकी जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर टिन और HCl हम यूज़ करते हैं तो टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन बनेगा। अगर इसकी कैटालिटिक रिडक्शन लगभग किसी भी कंपाउंड का हम करवाते हैं इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में तो वो फुली रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर टोटल 10 हाइड्रोजन ऐड हुई हैं तो इसका नाम हो गया डेकाहाइड्रोक्विनोलिन। ये इसकी रिएक्शंस थी। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने की थी उसका मैकेनिज्म करेंगे। ये उस टाइम पर माइंड से स्किप हो गया था, नहीं तो साथ में ही करवा देते, एक बार लास्ट में देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन क्विनोलिन। फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सेम होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरल रिएक्शन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे E एज ए इलेक्ट्रोफाइल हम दिखाएंगे, साथ में क्या बन गया Z नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा जो भी कंपाउंड होता है, रिएक्टेंट होता है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, उसके साथ रिएक्शन करेगा और कार्बोकैटायन बना देगा। इसीलिए हम नाम लेते हैं सेकंड स्टेप का फॉर्मेशन ऑफ या जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हो सकता है आप लोगों को मेरी राइटिंग समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बहुत ही छोटे छोटे लिखती हूँ और ज़्यादा फेयर भी नहीं है। तो अब क्या करूँ, राइटिंग तो जैसी है ऐसी रहेगी, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को लेके। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जगह कुछ ज़्यादा ही कम है, चलो दूसरे पेज पर ही कर लेते हैं हम इस स्टेप को। स्टेप सेकंड, ये क्विनोलिन है, इसके ऊपर हमें अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे रिएक्शंस हमने की थी उस टाइम बताया था कि या तो 5th कार्बन के ऊपर होती है या फिर 8th कार्बन के ऊपर होती है। ये मैकेनिज्म हम पहले कार्बन 5 वाला कर लेते हैं कि जब 5th कार्बन के ऊपर रिएक्शन होगी तो कैसे होगा। जब 5th कार्बन देखो ये वाला है, इसके साथ डबल बॉन्ड ये है, तो हम इस पाई बॉन्ड का अटैक दिखाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ये बॉन्ड्स एज इट इज रह गए। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया और इस कार्बन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड एज इट इज। अब हम बनाते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये वाला पाई बॉन्ड ही है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए याद रखना हम एरो कौन से यूज करते हैं,
पिरिडिन रिंग में अब तक कोई चेंज नहीं हुआ है। ये वाला डबल बॉन्ड भी इधर एज इट इज आएगा। जो यहाँ बॉन्ड था इसके साथ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। ये बॉन्ड हमने एज इट इज यहाँ लगा दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था। इधर है इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद हम और कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है, ये वाला अब जो पिरिडिन रिंग रह गई है यहाँ पर टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे ही हम इस बॉन्ड को इधर लेके आते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी एरोमेटिसिटी और भी कम हो जाएगी, तो ये कंपाउंड कम स्टेबल रहेगा। इसीलिए जो भी एरोमेटिक रिंग है ये साथ वाली, ये इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएंगे। एक अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद इससे एडजेसेंट कार्बन पर। तो ये हैं 2 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टेप 3 है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है उसी कार्बन से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है साथ में, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हम यहाँ पर जब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करते हैं तो कार्बोकैटायन को ही लिखेंगे। ये एज इट इज है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है और इधर एक प्रोटॉन है। इससे एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और बाकी जो 2 डबल बॉन्ड्स थे वो हमने एज इट इज रखे हैं। अब यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा तो इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर शिफ्ट हो गए और ये कंपाउंड फिर से एरोमेटिक बन गया। यहाँ बॉन्ड एज इट इज आ गए, ये 2 बॉन्ड्स एज इट इज हैं और यहाँ भी एक बॉन्ड आ गया, इधर इलेक्ट्रोफाइल है। सेम मैकेनिज्म होगा अगर हम 8th कार्बन के ऊपर अटैक करवाते हैं। ये तो था मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म जब अटैक हुआ था 5th कार्बन के ऊपर। अगर हम 8 कार्बन पर करेंगे तो सिर्फ सेकंड स्टेप ही चेंज होगा, बाकी तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। अटैक एट कार्बन 8, स्टेप 2 से ही बता रही हूँ इसमें मैं। इलेक्ट्रोफाइल को इधर ही लिख लेते हैं। 8 कार्बन ये वाला है, इसके साथ में ये पाई बॉन्ड है तो हम इसका अटैक दिखाएंगे। बाकी सब कुछ कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोफाइल और इस कार्बन पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। बाकी जो भी जहाँ डबल बॉन्ड से वो हमने एज इट इज रखे हैं। अगर इसका हम अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये वाला पाई बॉन्ड है, इसके साथ में ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, इधर फिर से डबल बॉन्ड आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड पहले से था। तो ये बन गए हैं 2 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ही बनेंगे। रीजन वही सेम है कि ये एरोमेटिक रिंग है। अगर हम इधर फिर से इसको शिफ्ट करते हैं तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। थर्ड स्टेप सेम होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल था, इधर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन में और यहाँ एक प्रोटॉन हाइड्रोजन भी है। तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, -H पॉजिटिव, और ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन 8 कार्बन के ऊपर। तो मैकेनिज्म दोनों में सब कुछ बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है, अगर हम कार्बन 5 के ऊपर अटैक दिखा रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल 5th कार्बन के साथ लग जाएगा और अगर हम 8th के ऊपर अटैक दिखा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल 8th कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। अब तो ओरिएंटेशन और देख लेते हैं एक बार इसकी कि अटैक जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो सिर्फ 5th और 8th कार्बन पर ही क्यों होता है। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्विनोलिन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर होगा, पिरिडीन रिंग के ऊपर नहीं होगा। लेकिन बेंजीन रिंग में हमने 2 ही पोजीशंस के ऊपर अटैक करवाया, तो जो ये वाली रह गई हैं 6 और 7th पोजीशन, इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्यों नहीं होता।
सिर्फ इन्हीं के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाती हूँ एक बार। जब हम 6th कार्बन के ऊपर अटैक करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का तो क्या होता है। सिक्स्थ कार्बन ये वाला है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर 6 आएगा तो इस बॉन्ड का हम अटैक करवाएंगे। सिक्स्थ कार्बन यहाँ लग गया इलेक्ट्रोफाइल, इधर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, pyridine रिंग एज इट इज है और जो ये वाला डबल बॉन्ड था ये भी एज इट इज है। अब देखो ये इधर पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, जो इस रिंग का डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसको इधर दिखा दो या इधर, एक ही बात है। तो जो भी बॉन्ड पाई बॉन्ड ये वाला है ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ ये एक ही स्ट्रक्चर रहेगा तो कम लेस स्टेबल है। बाकी जो 5th और 8th पोजीशन थी वहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे। अब हम नेक्स्ट 7 के ऊपर और करके देख लेते हैं। जब हम 7th कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो भी क्या होगा, एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब एक ही कंपाउंड बनेगा, उसके और ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो एक बार मैं करके दिखा देती हूँ आपको। इलेक्ट्रोफाइल 7th कार्बन ये वाला है तो नीचे वाले पाई बॉन्ड का हम अटैक दिखा देंगे। 7th कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये सब कुछ एज इट इज है। अब इसमें भी सेम है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है। जब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो जब हम कार्बन 6 और 7th के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो वहाँ पर एक एक ही रेजोनेंस जो कार्बोकैटायन बनता है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, सिंगल है। लेकिन जब हम 5th और 8th कार्बन के ऊपर अटैक करवाते हैं तो जो भी कार्बोकैटायन बनता है उसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो कि तो वो वाले कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 5th और 8th कार्बन पे होता है। तो जब भी ओरिएंटेशन की बात आती है क्विनोलिन में कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ होती हैं, सबसे पहले हमें बेंजीन और pyridine रिंग के बारे में बात करनी है। वहाँ पर pyridine रिंग को हम पहले ही एक्सक्लूड कर देंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होंगी। उसके बाद जो बेंजीन रिंग में 4 पोजिशंस थी, कार्बन 5 6 7 एंड 8, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो 6 और 7th में कार्बोकैटायन जो भी बनता है वो लेस स्टेबल होता है, 5 और 8 पोजीशन में जो कार्बोकैटायन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं 8th कार्बन पे। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या था, वो तो pyridine रिंग के ऊपर ही हो रही हैं और pyridine रिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर होती है। ये जब हमने pyridine में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म किया था वहाँ पर ये वाली चीज़ें हो चुकी थी क्लियर। अगर आप लोगों को फिर से देखनी है ये रिएक्शंस तो एक बार रिपीट कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट।